तो आपके पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कहानी रखी गई है जिसका शीर्षक है बेटी का धन, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य के कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हैं। अब प्रेमचंद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आप बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं को परिचय दें, मुझे लगता है कि इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता है। फिर भी प्रेमचंद के संदर्भ में संक्षेप में सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि हिंदी कथा साहित्य को तिलिस्म, अय्यारी, जासूसी की दुनिया से निकालकर समाज के साथ या समाज के प्रश्नों के साथ, ग्रामीण जीवन के साथ जोड़ने का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सफल काम अगर किसने किया है तो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इसीलिए उन्हें कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। इसलिए नहीं कि उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी और 11 उपन्यास लिखे। संख्या की दृष्टि से तो उनका योगदान बड़ा है ही, मगर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो इस दृष्टि से है क्योंकि इनका जो साहित्य है वो साहित्य हमारे ग्रामीण जीवन से, हमारे ग्रामीण परिवेश से सीधा संबंध रखता है, सीधा संबंध स्थापित करता है। इनकी कई कहानियाँ ऐसी हैं जिनको पढ़ने के बाद हम ये अनुभव करते हैं कि शायद ऐसा कुछ मेरे आसपास घटित हो रहा है और एक प्रकार से हम उनकी कहानियों से, उनके कहानियों के पात्रों से एक रूप हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं, हमारा तादाद में सज जाता है। और इसीलिए एक महान कथाकार के रूप में आज सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रेमचंद को जाना और पहचाना जाता है। क्योंकि लगभग सभी रचनाओं का उल्लेख मैंने कई बार आपके समक्ष किया है, फिर भी इनकी 2 अमर कृतियाँ आपको याद रखना है। इनके द्वारा लिखा गया अंतिम जो उपन्यास था गोदान, हिंदी साहित्य की एक कालजयी रचना है जो भारतीय किसान जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अगर हमारे देश के किसानों की व्यवस्था अगर आपको समझनी है या हमारे देश के किसानों का जीवन अगर आपको कहीं पर देखना है तो सबसे सजीव चित्रण अगर किसी रचनाकार ने किया है तो वो प्रेमचंद ने किया है। इसमें प्रेमचंद ने किसानों की समस्या और समस्या के कारण इन दोनों का वर्णन किया है और समाधान जो है वो पाठकों पर और व्यवस्था पर छोड़ा है कि इन समस्याओं का समाधान वे कैसे करें। इसके बाद इनकी और एक यथार्थवादी कहानी जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानी के रूप में जानी जाती है वे है कफन। कफन कहानी ये भी एक यथार्थवादी रचना है। इन 2 रचनाओं को आप अवश्य पढ़ें, बस इतना कहना चाहूँगा। अब ये जो प्रस्तुत कहानी है बेटी का धन, एक सहज, सरल और सुबोध कहानी के रूप में आप इसे ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। समझने के लिए बेहद आसान है। इसीलिए मैं आज सिर्फ सारांश रूप में या कुछ प्रमुख मुद्दों के आधार पर इस कहानी का सार आपके सामने रखूंगा। एक ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। ग्रामीण जीवन का परिवेश, वहाँ का वातावरण, वहाँ की संबंध, इसका सुंदर वर्णन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। वहाँ पर इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, एक है सुक्खू चौधरी और दूसरा है झगड़ू साहू। सुक्खू चौधरी अपने व्यवहार के कारण, अपने सद्भाव के कारण, सद्वर्तन के कारण पूरे गांव में आदरणीय माने जाते हैं। गांव के सभी लोग उन्हें सम्मान देते हैं, उनको आदर्श मानते हैं और बड़े रसूख के साथ उनके साथ व्यवहार करते हैं। वहीं दूसरा एक पात्र है झगड़ू साहू। ये एक लालची और लोभी इंसान है जिसका प्रमुख व्यवसाय लोगों को सूद पर पैसे देना है और ये स्वार्थ में इस कदर डूबा हुआ इंसान है कि ये पूरे गांव में अपनी सूदखोरी के लिए बदनाम है। अब ये सूद का व्यवसाय करता है या ब्याज पर पैसे देने का काम करता है, इसलिए ये लोगों का आदर का या सम्मान का पात्र नहीं बनता। इसलिए जब झगड़ू साहू देखता है कि गांव के लोग सुक्खू चौधरी को आदर और सम्मान देते हैं तब उसे जलन होती है और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि जीवन में कम से कम एक अवसर तो ऐसा आए कि वो सुक्खू चौधरी को नीचा दिखा सके, सुक्खू चौधरी को झुकने के लिए मजबूर कर सके।
और उसकी ये प्रार्थना एक दिन अचानक अनायास, मान लो भगवान ने स्वीकृत कर ली हो, उसको स्वीकार किया हो, ऐसी घटना सुक्कू चौधरी के जीवन में आ जाती है। सुक्कू चौधरी जो लगान देना है, जो उस पर लगान बकाया है, वो ये सोचता है सुक्कू चौधरी कि हर बार वो जैसे हाकिमों की चापलूसी कर थोड़ी सी टाल मटोल कर लेता है या रियायत ले लेता है, उस प्रकार इस बार भी वो ठाकुर से कुछ न कुछ रियायत ले लेगा, कुछ न कुछ सहूलियत ले लेगा। वो इसी घमंड में है, इसी अहंकार में है या इसी अभिमान में है वो, और उसे लगता है कि वो ठाकुर को जैसे तैसे मना लेगा। इसलिए लगान के प्रति वो निश्चिंत है, या लगान चुकाने के प्रति वो थोड़ा सा वो गैर जिम्मेदार हो जाता है, और परिणाम ये हो जाता है कि उस पर लगान की नालिश टूट जाती है। एक दिन कोर्ट का समन्स घर पर आकर पहुंच जाता है। अब जब कोर्ट का समन्स घर पर आ गया तो सुक्कू चौधरी की पूरी होशियारी उड़ जाती है, तब उसकी बोलती बंद हो जाती है। अब करना क्या है उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि अब या तो लगान चुकाया जाए, नालिश से बचाया जाए, वरना नीलामी के लिए सब सामान नीलाम होते हुए देखा जाए। अब उसकी सांस अटक गई, न सांस बाहर जा रही है न नीचे जा रही है, हालत में उसकी जान अटक गई है। अब उसे सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करे। कई प्रकार की कोशिशें करता है मगर सफलता नहीं मिलती। और उसके 3 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं। वो चाहे तो इस बेइज्जती से, इस अपमान के प्रसंग से अपने बाप को या अपने ससुर को बचा सकते हैं, मगर वो इसे अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। वो सोचते हैं नालिश ठुक जाए तो ठुक जाने दो, हमारा क्या बिगड़ेगा। बहुओं के पास इतने जेवर है, इतना धन है, इतना संपत्ति, बेटों के पास इतने पैसे हैं कि वो बाप को इस जिल्लत से, इस बेइज्जती से वो बचा सकते हैं, मगर वो उसके प्रति थोड़ा भी परवाह दिखाई नहीं देते। और अब सुक्कू चौधरी बेचारा इस कश्मकश में पड़ जाता है कि क्या करे और क्या न करे। बर्तन बेचने के लिए मजबूर है, बेचने के लिए मजबूर है। वो 3 दिनों तो भूखा रहता है, मगर कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। शादी होने के बाद बेटे इस कदर बदल गए थे कि वो अपनी बीवियों के दामन से बंध गए और बाप के प्रति गैर जिम्मेदार हो गए। बेटी है गंगाजली, जिसके विवाह पर खर्च करने के कारण ही लगान चुका नहीं पाए थे सुक्कू चौधरी, वरना हर समय या हर साल, हर बार उन्होंने सही समय पर लगान चुकाया था। मगर इस साल उन्होंने बेटी का विवाह कराया था, इसलिए लगान चुका नहीं पाए। उसका गौना हुआ नहीं है, वो अभी भी मायके नहीं है। अब गंगाजली अपने पिता को इस त्रासदी में या इस संकट की घड़ी में देख रही है, मगर बेचारी करेगी तो क्या करे, क्योंकि वो भाइयों की मानसिकता और भाभियों की नियत दोनों को समझती है, इसलिए वो चाह कर भी बेचारी कुछ नहीं कर पाती। और एक दिन जब सुक्कू चौधरी बेहद लाचार अवस्था में होता है, निराश हो जाता है, तब बेटी गंगाजली बाप के सामने प्रस्ताव रखती है कि अगर आप चाहें तो मेरे जो जेवर हैं उन्हें गिरवी रखकर आप लगान चुका सकते हैं, नालिश से बच सकते हैं। बेटी का पैसा लेना पाप समझा जाता है। सुक्कू चौधरी उस परिवार से है या उस संस्कृति से है जो संस्कृति ऐसा मानती है कि बेटी के विवाह के बाद बेटी के घर का पानी पीना भी क्या है, हराम है। और आज भी कई संस्कृतियां ऐसी हैं हमारे देश में, थोड़ा बहुत उसमें अंतर हो सकता है, हेरफेर हो सकता है कि महाराष्ट्र में अलग, राजस्थान में अलग, यूपी में अलग, बिहार में अलग, मगर आज भी संकट की घड़ी में कोई भी स्वाभिमानी पिता, कोई भी खुददार इंसान, खुददार भाई अपनी बहन से या बेटी से आर्थिक मदद लेना नहीं चाहेगा। कोई व्यक्ति नहीं है जो ये चाहता होगा कि अब अपवाद हो सकते हैं, मगर उन अपवादों को अगर देखा जाए तो अधिकता हमें किसकी दिखाई देती है, ऐसी मानसिकता की दिखाई देती है कि वो बेटी को पराया धन समझते हैं। जब उसे ही पराया धन समझते हैं तो उसके धन को और भी पराया समझते हैं। पराये धन का धन और भी ज्यादा पराया होगा ना। तो ऐसी मानसिकता में अब जब गंगाजली ने उनके सामने प्रस्ताव रखा तो आप देख लीजिए
धर्म का हमारे संस्कारों पर और हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। और धार्मिक दृष्टि से जो हम पर जो संस्कार हुए हैं, वो संस्कार और हमारा धर्म ये बतलाता है कि बेटी का ये धन लेना क्या है, पाप है। और पाप की सजा क्या बताई है हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में? नरक बताया गया है। तो ऐसे अवसर पर बेटी के धन को लेने की कल्पना से सुक्कू चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी अब नालिश की बेइज्जती से बचे या बेटी का धन गिरवी रखे, इस कश्मकश में है। वो झगड़ू साहू से उधार लेना चाहता है, मगर झगड़ू साहू का एक उसूल है कि जब तक आपकी कोई चीज गिरवी न रख ले तब तक वो किसी को सूद पर पैसे नहीं देता, क्योंकि बिना गिरवी रखे वो ब्याज पर पैसे देगा नहीं। तो ऐसे समय में करे तो क्या करे? और झगड़ू साहू को अच्छा मौका मिल गया था कि जीवन भर उसकी एक ही लालसा थी कि वो किसी प्रकार से सुक्कू चौधरी को नीचा दिखा सके। जब न चाहते हुए भी आप देख लो मानसिकता क्या रही होगी, उस मानसिकता का बहुत सुंदर वर्णन किया है प्रेमचंद ने, अत्यंत सजीव वर्णन किया है कि जिस जिल्लत से, जिस अपमान से, जिस दुख से, जिस पीड़ा से सुक्कू चौधरी झगड़ू साहू के पास पहुंचते हैं। तो सुक्कू चौधरी झगड़ू साहू के पास पहुंच रहे हैं, मगर बात रख नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत करें तो कैसे करें। तो वो जैसे तैसे अपनी बात रखते हैं झगड़ू साहू के सामने। तो झगड़ू साहू कहता है कि गिरवी रखने के लिए क्या लाए थे? तो सुक्कू चौधरी कहते हैं गहने। सुक्कू चौधरी कहते हैं गहने। तो झगड़ू साहू पूछता है क्या ये आपके बहुओं के गहने हैं? बहुओं के गहने हैं, शायद संकट की घड़ी में बहुओं ने दिए हों, ऐसा अनुमान है उसका। मगर जब नीचे नजरें किए हुए, गर्दन झुकाए हुए, जब सुक्कू चौधरी बड़े जिल्लत को सहते हुए या अपने आप को ये कहने के लिए तैयार करते हैं कि ये गहने किसके हैं? बेटी गंगाजली के हैं। तो झगड़ू साहू जैसा स्वार्थी, जिसको नीच भी कह सकते हैं, जो लोगों के लिए निर्दयी है, बेईमान है, सूद का पैसा खाने वाला व्यक्ति है, अधर्मी है, वो व्यक्ति जब ये सुनता है कि ये गंगाजली का धन है, गंगाजली के गहने हैं, तो वो भी ऐसा चौंक जाता है मान लो उसको बिजली का झटका लग गया है। और वो तुरंत उसके मुंह से निकलता है कि ये तो पाप है। तब झगड़ू साहू जैसा स्वार्थ में गहराई से डूबा हुआ इंसान भी धर्म की संकल्पना को या धर्म के विचारों को, धार्मिक भावनाओं को नकार नहीं सकता, और वो भी सोचता है कि ये क्या है, सरासर पाप है। तब झगड़ू साहू अपने मन में, उसके मन में जो कटुता थी, जो क्रोध था, जो आक्रोश था, जो ईर्ष्या थी, जो जलन थी सुक्कू चौधरी के प्रति, वो सब कुछ भुला देता है। और वो जीवन में पहली बार बिना कुछ गिरवी रखे अपने सबसे बड़े दुश्मन को, खास बात यह है, जीवन में सबसे पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े दुश्मन को, जिसको शत्रु समझता है, उसको बिना कुछ गिरवी रखे पैसे दे देता है। देख लीजिए कि हमारा ग्रामीण जीवन जो है, ग्रामीण परिवेश जो है, वो दरअसल इन्हीं धार्मिक विचारों से या संस्कारों से बंधा हुआ है। इसलिए आज भी धर्म के नाम पर या संस्कारों के नाम पर जो परंपराएं, रीति रिवाज चलते हैं, वो आज भी किसी न किसी रूप में, चाहे अवशेष रूप में ही क्यों न हो, या हमारा दुर्भाग्य है कि अवशेष रूप में ही क्यों न हो, आज भी विद्यमान है। आज भी गांव देहातों में जाइए आप, शहरों में दृश्य आम है, सहज है। अगर मान लीजिए किसी के यहाँ छाछ होती है तो छाछ के पैसे नहीं लिए जाते। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर दही के भी पैसे नहीं लिए जाते। आज भी कई किसान अपने बैलों को बेचते नहीं हैं, बैलों को बेचते नहीं, बूढ़ा होने के बावजूद नहीं बेचते, गायों को बेचना पाप समझते हैं। तो ये जो ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए तथ्य हैं, ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, तब आपको इस कहानी का सही पक्ष या सही सार आपकी पकड़ में आएगा। इस दृष्टि से आपको ये कहानी को पढ़ना
और समझना है। धन्यवाद।